हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? ठीक होंगे तो वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस। क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 2 जो मैं इस समय प्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने टॉपिक वाइज। तो ये इसका पार्ट 3 है, टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो मैं क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 2 लाया हूँ, पार्ट 3 नर्वस सिस्टम। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बहुत सारे बताए थे और सेकंड पार्ट में भी। अगर आपको वो पार्ट नहीं देखे हों तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है? पार्ट 3 में नर्वस टिश्यू टॉपिक से स्टार्ट है। नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चर। और आज का ग्रुप स्टडी फैक्ट जो है वो भी बहुत अच्छा खासा है, एक अमेजिंग फैक्ट है, आपको चौंक जाएंगे आप उस फैक्ट को सुनकर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अब स्टार्ट करता हूँ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू से ही न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। और इसमें पार्ट्स आते हैं न्यूरॉन का। न्यूरॉन देयर आर पार्ट सिस्टम्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, यही सब इसमें पार्ट्स आते हैं। और आर कंपोज ऑफ नर्वस सिस्टम, और नर्व्स जो मिलकर एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, द न्यूरॉन आर 3 टाइप्स, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सियन। बुक में फिगर बना है न्यूरॉन का, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, वरना मैं बुक में दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक है नहीं। ठीक है, मैं आपको बुक में दिखा सकता हूँ, नहीं तो दिखा देता। आप बुक में, एनसीईआरटी बुक में फिगर दिया गया है न्यूरॉन का, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स, द मेन प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम सिस्टम इज नोन एज डेंड्रॉन्स विच गेट्स फर्दर ब्रांचेस इनटू डेंड्राइट्स। आप अगर न्यूरॉन का फिगर देखेंगे तो उसमें ब्रांचेस टाइप में निकले होते हैं, टर्मिनल ब्रांचेस जिसको बोलते हैं। पीछे निकला रहता है, आगे निकला रहता है न्यूरॉन का, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। डेंड्राइट्स और न्यूरॉन सब किसे कहते हैं। देखिए, इस फिगर को मैंने बनाया था जब मैं क्लास 9 में था। क्लास 9 में था तो मैं इस फिगर को बनाया था। देखिए, मुझको एक्सीलेंट भी मिला है, मैम ने हमको एक्सीलेंट दिया था। तो मैं बताता हूँ कि इसमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मैं बता देता हूँ। ये न्यूरॉन का फिगर है पूरा। देखिए न्यूरॉन ऐसे ब्रांचेस टाइप में बना है। ये देखिए एक्सियन, टर्मिनल, सिनेप्टिक नोड्स यहाँ होते हैं। देखिए ये दिया गया सिनेप्टिक नोड्स, और फिर कहते हैं यहाँ नोड है, एक्सियन है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स इसी को कहते हैं। ये देखिए जो इनर पार्ट्स में बॉडी जो निकली, इसी को ही डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है जो मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये न्यूक्लियस जो सेंटर में पाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियस। अब फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स इज रिसीव द मैसेज। डेंड्राइट जो होता है जो मैसेज रिसीव करता है। ठीक है, ये मैसेज टेक करता है। डेंड्राइट्स का फंक्शन आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट। तो डेंड्राइट का फंक्शन है मैसेज रिसीव करना। साइटोन क्या होता है? सेकंड पार्ट, साइटोन, इट इज द मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड निसल्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड निसल्स, ग्रेन्युल्स, राइबोसोम्स कॉन्टेनिंग ग्रेन्युल्स। ठीक है, तो ये एक मेन पार्ट है न्यूरॉन सिस्टम का। मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ कि साइटोन कहाँ है। तो साइटोन दिया ही नहीं है, साइटोन यहाँ होता है बीच में। ठीक है, साइटोन बीच में होता है। मैं आपको उसके फंक्शन के बारे में बताता हूँ।
तो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ साइटोन, द फंक्शन ऑफ साइटोन टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड ट्रांसमिट इन साइटोन। ठीक है, तो साइटोन का जो फंक्शन है, साइटोन का फंक्शन बहुत अच्छी है। इसका फंक्शन ये है कि जो क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स के पास मैसेज, पहले मैसेज रिसीव करता है कौन, डेंड्राइट्स, फिर डेंड्राइट से जो मैसेज ट्रांसफर होता है यानी ये रिसीव करता है, फिर डेंड्राइट जो मैसेज भेजता है वो कहाँ जाता है, साइटोन में। तो साइटोन वह मैसेज लेता है और फिर रिसीव करता है, फिर साइटोन में, फिर साइटोन करता है, फिर साइटोन अपने आप को ट्रांसमिट करता है फिर वहाँ से। तो ये इसका काम। अब मैं बताता हूँ एक्सियन का। तो आप देख लीजिए एक्सियन इसको कहते हैं, एक्सॉन्स। ये देखिए ये एक्सियन से जो एक पाइप की तरह गई है इसी को एक्सियन कहते हैं। ठीक है, और सेल बॉडी को ही साइटोन्स कहते हैं शायद। फिर देखिए, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच इज कवर्ड बाई मेलिन सीथ, द स्पेस और गैप विच इज नॉट कवर्ड बाई सीट इज known as the node of Ranvirs. The last part of axon is terminal part which have swollen structure known as synaptic knob which store neurotransmitter. These are chemical सब्सटेंस, एग्जाम्पल एक्सट्रीन। देखिए इसमें बताया गया है इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, और वाकई में ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ 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 ऐसे यहाँ तक है, तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। और इट इज़ कवर्ड अ माइलाइन सीट, ये जो ऊपर ये ऐसे है ये माइलाइन सीट एक है। ठीक है, तो इसको माइलाइन सीट इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से माइलाइन सीट कवर्ड की है। द स्पेस और गैप विच इज़ नॉट कवर्ड, और जो एक स्पेस है यहाँ देखिए स्पेस है और गैप है जो कवर्ड नहीं है, नोन एज, इसको नोड कहते हैं। नोड नैरियर, देखिए यहाँ नोड लिखा है कि ये जो गैप इसको नोड कहते हैं, नोड बाई सीट इज नोन। द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सियन इज टर्मिनल पार्ट, और देखिए जो लास्ट पार्ट है यहाँ ये देखिए ये पार्ट जो है ये देखिए अब एक्सियन टर्मिनल। ठीक है, तो ये टर्मिनल पार्ट हो जाता है यहाँ से ये टर्मिनल पार्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ठीक है, और टर्मिनल पार्ट्स। टर्मिनल पार्ट्स विच हैव स्वॉलन स्ट्रक्चर नोन एज सिनेप्टिक नोब, और जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है फिगर में देखिए स्वॉलन स्ट्रक्चर ये इसे सिनेप्टिक नोड्स कहते हैं, सिनेप्टिक नोब्स स्वॉलन स्ट्रक्चर को। ठीक है, नोब्स विच इज स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर, और ये क्या स्टोर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। दीज आर केमिकल सब्सटेंस, और ये केमिकल सब्सटेंस एग्जाम्पल एसिटिक्लोइन। आप अगर हायर क्लास में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो एसिटिक्लोइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट्स, अब मेन फंक्शन क्या है एक्सियन का, द मेन फंक्शन ऑफ एक्सियन इज टू कैरी द मैसेज अवे फ्रॉम द साइटोन। और जो साइटोन मैसेज कहाँ भेजता है, साइटोन मैसेज भेजता है एक्सियन को, और एक्सियन क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, डेंड्राइट मैसेज रिसीव किया, डेंड्राइट से साइटोन मैसेज रिसीव किया, और साइटोन से फिर एक्सियन मैसेज रिसीव किया। अब फिर मैं बताता हूँ कि नोट्स कुछ पॉइंट्स हैं। न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच आर कैपेबल टू रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट द मैसेज। न्यूरॉन एक ऐसे स्पेशल फीचर से, एक स्पेशल फंक्शन, उसके पास एक स्पेशल ऑर्गन उसको बनाया गया सब्सटेंस स्ट्रक्चर विच आर कैपेबल, उसके पास क्षमता है, उसके पास पावर है रिसीव और ट्रांसमिट मैसेज को रिसीव करना और भेजना ब्रेन तक सिर्फ न्यूरॉन का काम है, जो और किसी बॉडी ऑर्गन में काम नहीं करता। ठीक है, ये एक नोट से आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं बताता हूँ कनेक्टिव टिश्यू को एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। जैसे फ्लूइड की बात आ गई तो ब्लड ही तो फ्लूइड है, पूरे बॉडी में फ्लूइड ब्लड है, और ब्लड्स के भाई बहुत पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ब्लड्स है, ब्लड्स के 2 पार्ट्स हैं, प्लाज्मा, कार्पल्स। 60% ऑफ टोटल बॉडी लिक्विड जो हो क्या है, प्लाज्मा है, और कार्पल्स 40% बॉडी जो परसेंट ऑफ टोटल बॉडी हो कार्पल्स। तो अब प्लाज्मा में आ गया, ठीक है, तो कार्पल्स में आ गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ब्लड क्या होता है। ब्लड, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ लिक्विड मटेरियल। एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और एक लिक्विड मटेरियल है। इट इज़ अ रेड स्टकी एंड विस्कस फ्लूइड, इट फॉर्म 6 to 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट एंड एडल्ट ह्यूमन कंटेंट अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। द पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4। देखिए ब्लड क्या है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है
और इट इज़ लिक्विड मटेरियल, और एक लिक्विड गीला मटेरियल है। इट इज़ रेड स्टिकी, और ये रेड कलर का है। यू नो अंडरस्टैंड रेड कलर। और क्यों रेड कलर? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो है रेड कलर का है। एंड विस्कस फ्लूइड, और ये विस्कस स्टिकी चिपचिपा फ्लूइड है। इट फॉर्म 6 to 10% टोटल बॉडी वेट। अगर किसी की बॉडी की वेट है 56 kg, अगर उसकी वेट है तो 6 या 7 1 से लेकर जैसे 60 kg है तो उसके 7 to 8 जो वेट हैं वो ब्लड का है, यानी 6 to 10% जो है वो ब्लड का है। टोटल बॉडी वेट है तो 6 to 10%। ठीक है। इसके अंदर एक अडल्ट ह्यूमन कंटेन, और अगर एक एडल्ट की बात की जाए तो एक एडल्ट के बॉडी में 5 से 6 लीटर 5 to 6 लीटर ब्लड होते हैं। और ब्लड का पीएच क्या है? 7.4। द पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4। ठीक है। अब मैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ता हूँ। कंपोजिशन, ब्लड इज कंपोज टू सब्सटेंस। ब्लड टू कंपोजिशन सब्सटेंस है, एक ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और ब्लड कार्पल्स। अब मैं ब्लड प्लाज्मा बताता हूँ। ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड प्लाज्मा है, इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ अदर सब्सटेंस। ब्लड प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट ऑफ बॉडी, क्योंकि देखिए ब्लड जब लिक्विड है तो प्लाज्मा भी उसका लिक्विड है। जितने पार्ट्स जितने टाइप्स होंगे सब लिक्विड होंगे, लिक्विड है। और ये मेड अप ऑफ 90% ब्लड प्लाज्मा है, जो किससे में बना हुआ है? 90% ऑफ वाटर से बना और 10% अदर मटेरियल से बना है। ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हेपरिन, शायद तीनों से मिलकर बनाया। तो प्लाज्मा प्रोटीन में है एल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड फिब्रोजन। ठीक है। फिब्रोजन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं आपको बताऊँ फिब्रोजन क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स में है ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड। फिर है हेपारिन में एंटीकाइक्लोगेंट। फिर प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स क्लोराइड, बायोकार्बोनेट, लाइक्रोबोनेट एंड सल्फेट। इतने प्रोटीन्स और इसमें वो मिनरल्स हैं। और फिर स्कम क्या होता है? स्कम इट इज अ येलो कलर फ्लूइड विच फॉर्म प्लाज्मा फ्यूरोजिन इक्वल स्कम। यही येलो कलर फ्लूइड है जो फ्यूरोजन को निकालता है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लड कार्पल्स क्या है। ब्लड कार्पल्स आर 3 टाइप्स। ब्लड कार्पल 3 टाइप्स के हैं। रेड ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आप ये क्लास 8 में भी पढ़ेंगे। और इसको आरबीसी को अर्थोसाइट मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, यूरोथायरोसाइट्स हैं और ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और एक तो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स को। तो सबसे पहले मैं आरबीसी को बताता हूँ। आरबीसी क्या है? आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स। दीज आर स्पेरिकल बायोकॉन्केव सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। दे कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन विच इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। हेमोग्लोबिन इन एन आर कंटेनिंग प्रोटीन। तो आरबीसी क्या है? आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल है, सेल देयर आर स्पेरिकल, और ये स्पेरिकल बायोकॉन विदाउट न्यूक्लियस, और आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है। दे कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन करता है डेट इज हेमोग्लोबिन। और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हेमोग्लोबिन है, विच इज इम्पार्ट्स रेड कलर, और जो हेमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड रेड कलर है। और टू द ब्लड हेमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, और हेमोग्लोबिन जो है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है। अब मैं नोट्स बताता हूँ। नोट्स क्या है? मैमल्स हैव द स्मॉलेस्ट आरबीसी एंड एम्फीबियंस हैव द लार्जेस्ट। तो मैमल्स जो हमारे मैमल्स एनिमल है उसमें स्मॉलेस्ट आरबीसी होता है, सबसे कम आरबीसी होता है, सबसे छोटा, और एम्फीबियंस में लार्जेस्ट आरबीसी होते हैं। और आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है कि कितने दिन बाद रिकवर होगा आरबीसी रेड ब्लड सेल, तो 120 डेज। ठीक है। 4 मंथ का है ये, 120 डेज। फिर अमाउंट कितना है कि 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर। ठीक है। इतने सेल्स होते हैं आरबीसी में। अगर 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर, अगर 4.52 से कम हो जाएगा तो आपको किसी न किसी डिजीज से आपको डिजीज हो जाएगी अगर आपको। और हेमोलिसिस किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को जो डिस्ट्रक्ट करता है उसी को हम हेमोलिसिस कहते हैं। अब फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है। तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है। व्हाइट ब्लड सेल्स इट इज स्टैंड फॉर
WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीज। वाइट ब्लड सेल हमें इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेबिलिटी है, उसको लड़ता है और प्रोटेक्ट करता है डिसीज से, हमें कोई बीमारी से बचने के लिए प्रोटेक्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, और इसको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ द फंक्शन इसके हैं, वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड आरबीसी में रेड इसलिए क्योंकि हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और WBC वाइट इसलिए नहीं है क्योंकि रेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू लैक, और इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। WBC आर आल्सो नोन एज लिकोसाइट, और WBC को हम लिकोसाइट्स भी कहते हैं। दे हैव एवरेज लाइफ रिस्पॉन्सिव ऑफ 3 to 4 days और 1 week। 3 से 4 दिन इसकी लाइफ स्पेनिंग है, और अगर बात की जाए मैक्सिमम अप्रॉक्स तो 1 week है, ठीक है, 1 week है। अब मैं प्लेटलेट्स की बात करता हूँ। प्लेटलेट्स आर टिनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म इज अ बोन मैरो। प्लेटलेट्स कहाँ से? बोन मैरो से बनता है। प्लेटलेट डू नॉट हैव न्यूक्लिक, और प्लेटलेट्स के पास कोई न्यूक्लिक नहीं है। द मेन आर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग। प्लेटलेट जो ब्लड थक्का जम जाता है, जो खून का थक्का होता है, जब खून थक्का क्यों बनता है? क्योंकि ड्यू टू प्लेटलेट्स की वजह से। इसका प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है कि ब्लड को थक्का आता है, और इसकी एवरेज लाइफ स्पैन प्लेटलेट्स की है 5 to 9 days, ठीक है, 5 to 9 days इसकी एवरेज है। अब मैं आपको और बताता हूँ प्लेटलेट्स के बारे में। और देखिए प्लेटलेट्स दीज आर स्मॉल साइज सेल नॉन न्यूक्लिएटेड सेलुलर फ्रेगमेंट ऑफ माइक्रोसाइटिस। ये एक स्मॉल सेल होता है, साइन नॉन न्यूक्लिएट। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसका अमाउंट कितना है? 15 लाख टू 5 लाख, यानी इसकी अमाउंट बहुत है, लेकिन रेड ब्लड सेल से कम, क्योंकि उसमें मिलियन पर क्यूबिक लीकिन है, ठीक है। तो फंक्शन इसका द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज ब्लड कोगुलेशन, मैंने आपको बताया। इसकी लाइफ स्पेनिंग है 5 to 9 days, इसकी लाइफ स्पेनिंग है। और फिर मैं आपको बात करता हूँ लिम्फ क्या है? लिम्फ इज अ पेल येलो कलर्ड फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन इंटेस्टियम, द स्पेस बिटवीन 2 टिश्यू फ्लूइड लिम्फ, therefore also known as tissue fluid. Lymph act as connecting link between tissue and blood because the material released from tissue and cells firstly mix in lymph, then lymph transport them into the blood. अब मैं आपको बताऊँ lymph क्या है। lymph is a pale yellow colored fluid. lymph एक pale yellow यानी हल्का पीलापन कलर फील्ड येलो है, विच प्रेजेंट इन इंटेस्टियम, और ये कहाँ प्रेजेंट है? इंटेस्टियम में। द स्पेस बिटवीन 2 टिश्यू फ्लूइड, 2 टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है वहीं पर ये प्रेजेंट रहता है, उसी को लिम्फ कहते हैं। देयरफॉर आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, और इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं लिम्फ को। लिम्फ एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। लिम्फ एक कनेक्टिव लिंक का काम करता है, यानी 2 बच्चों को जोड़ने का काम करता है, और इसी को लिम्फ कहते हैं कि एक कनेक्टिव लिंक है। लिंक किसी को जोड़ने का लिंक, जैसे यहाँ से हम यहाँ से लिंक डालते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। इस यूट्यूब से इस लिंक को क्लिक किए तो फेसबुक पे पहुँच जाते हैं, तो उसी को लिंक, जैसे 2 यूट्यूब और फेसबुक का जोड़ा कौन है? वो लिंक से हम यहाँ आ जा रहे हैं, तो उसी को लिंक एक मान लीजिए। टिश्यू एंड ब्लड बिकॉज द मटेरियल रिलीज, ब्लड जो मटेरियल रिलीज करता है फ्रॉम टिश्यू एंड सेल्स, तो फर्स्टली वो कहा जाता है लिम्फ पे, देन लिम्फ रिसीव एंड लिम्फ ट्रांसपोर्ट देम इनटू द ब्लड, और फिर लिम्फ कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड में, ठीक है। और फंक्शन इसका है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ WBC, और इसका जो अमाउंट है WBC से ज़्यादा है, ठीक है। और फिर मैं आपको बताता हूँ लिम्फ हेल्प द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी। लिम्फ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है, डिसीज से लड़ने की हेल्प करता है, और इसके सोल्जर तो हम WBC को कहते हैं, लेकिन ये भी हेल्प करता है। इट इज आल्सो एक्ट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और एक ट्रांसपोर्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कौन? लिम्फ, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आज ग्रुप हिस्ट्री क्लासेस का जो फैक्ट है वो फैक्ट क्या है, तो बताता हूँ। क्लासेस का फैक्ट है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरे पृथ्वी पर, नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा गड्ढा कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? पूरे पृथ्वी में सबसे बड़ा गड्ढा रूस में है, और ये कब खोदा गया था? इसको
मनुष्य ने खोदा था। मतलब ये आदमी द्वारा किसी आदमी नहीं, बहुत सारे मजदूर मिलकर इसको खोदे थे। ये मशीन यानी टेक्निक के द्वारा नहीं खोदा गया था, टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं खोदा गया था। ठीक है, और ये सबसे लंबा गहराई वाला गड्ढा है। इसकी अगर किलोमीटर नापा जाए तो ये 12 किलोमीटर था और ये 1989 में खोदा गया था। तो पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा सबसे गहरा गड्ढा, बड़ा गड्ढा 1989 में 1989 में रूस में खोदा गया था, जिसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर थी। मैं लिख देता हूं, पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा सबसे बड़ा गहरा गड्ढा 1989 में रूस में खोदा गया था, जिसकी गहराई कितनी थी? 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर। सबसे चौंकने वाली बात यह है कि इसको मनुष्य ने खोदा था। तो पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा सबसे गहरा गड्ढा 1889 में रूस में खोदा गया था, जिसकी गहराई लगभग 12 किलोमीटर थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू। माई सेल्फ अभिषेक तिवारी।